इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, जहां जॉर्डन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जॉर्डन के पीएम जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ आपको बता दें, एयरपोर्ट पर किया गया औपचारिक स्वागत। अरब देश से रिश्ता होगा मजबूत। 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहाँ अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी को किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हसन ने आमंत्रित किया है। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन पहुंचे। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर अरब देशों से रिश्ता मजबूत होगा, ये बात जो है सामने निकल के आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जॉर्डन पहुंचे। जॉर्डन की राजधानी में जो है यहाँ पर औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर किया गया है। और इसी के साथ 2 दिवसीय दौरा जो है ये प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है उनका औपचारिक स्वागत किया और उन्हीं के निमंत्रण पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उनका भव्य स्वागत जो है किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। इसी के साथ 2 दिवसीय दौरे पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। उनके इस दौरे से अरब देशों के साथ जो रिश्ते हैं उन पर मजबूती को लेकर जो है फिलहाल चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं। तो भाजपा ने बिहार में भी कमान जो है अपनी बदल दी है। आपको बता दें कि संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ आपको बता दें उन्हें केंद्र नेतृत्व ने यहां पर जो है काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी है। बता दें कि संजय दरभंगा शहरी सीट के विधायक हैं, वे दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने गए हैं। दरभंगा सीट से वो विधायक बताए जा रहे हैं। जब आपको बता दें कि जय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक बताए जा रहे हैं। सरावगी छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं। भाजपा की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली थी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। फडणवीस ने कहा कि उन्हें नितिन नबीन को लंबे समय से जानने का अवसर मिला है और उनके नेतृत्व में पार्टी और तरक्की करेगी। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के रूप में और पार्टी में योगदान की सराहना की है। नितिन नबीन यहां पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने उसके बाद क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। बहुत खुशी है कि श्री नितिन नबीन जैसे एक बहुत ही युवा ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कार्याध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नामित किया है। मैं नितिन नबीन जी को बहुत सालों से जानता हूं। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया। जिस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो महामंत्री हुआ करते थे अखिल भारतीय, उस समय महाराष्ट्र का प्रभार भी उनके पास था। उस समय महाराष्ट्र में उनका आना जाना भी काफी था। और चूंकि मैं बिहार का भी प्रभारी रहा हूं, तो वहां पर भी उनका कार्य मैंने बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, मंत्री के रूप में, जिस स्वरूप में उनको काम दिया गया, अपना काम बखूबी निभाया है। 4 बार से विधायक वो है। विधायक के तौर पर भी बहुत पॉपुलर है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। आज मेरे जैसा व्यक्ति इस पद तक पहुंचा क्योंकि किसी एक समय पर विचार करके नई पीढ़ी को लाया गया था। उस समय नई पीढ़ी का एक रिप्रेजेंटेशन मैं करता था। उसी प्रकार से आज एक नई पीढ़ी के रूप में नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाना, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी की एक बहुत ही दूरदृष्टि है और उसके लिए पार्टी के आला नेताओं का
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और श्रीमान नितिन नबीन जी को मैं बहुत दिल से उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और तरक्की करेगी। तो बिहार में विधायक संजय सरावगी को भाजपा का नया राज्य अध्यक्ष नियुक्त करे जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संजय के नेतृत्व में पार्टी बिहार में मजबूती के साथ संगठन कार्य करेगी और प्रदेश में भाजपा की सक्रियता और विस्तार और बढ़ेगी। संजय सरावगी जी को पार्टी का कमान दिया गया, मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बिहार में संगठन का काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर बिहार की जनता का और काम कर पाएगी। अभी के यहाँ जनरेशन बदलने वाली पार्टी है, लगातार जो नौजवान हैं उनको दायित्व देकर पार्टी के संगठन के माध्यम से आम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि निराशा, हताशा, थके हुए लोग और हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरते हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। इनके प्रधानमंत्री तो मीटिंगों में जाके सो जाया करते थे, कभी बोले भी नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज लोक सेवा आयोग के बाहर युवा छात्रों ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए प्रदर्शन किया है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में प्रदर्शन ही नहीं हो पा रहे और पारदर्शिता जो है वो नहीं बरती जा रही है और आयोग समय पर संशोधित अनुसार और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं कर रहा है। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए यहां पर छात्र छात्राओं ने गेट नंबर 2 के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की है। युवाओं का कहना है कि ये केवल नौकरी का सवाल नहीं बल्कि उनके भविष्य और मेहनत का भी हक की बात है। हुंकार मंच और कई अन्य छात्र संगठन आंदोलन का समर्थन भी यहां पर प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि इसका जायजा जो है हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने भी लिया है, जो कि आपको दिखाते हैं। आयोग के बाद काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या पे अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। दरअसल वो अपनी कुछ डिमांड रख रहे हैं। ये देखिए लोक सेवा आयोग का गेट है, जहां पर फिलहाल शुरू में अभ्यर्थी यहां बैठे थे, लेकिन इन्हें हटाया गया है। यहां पे रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस के जवान तमाम लगाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से लगातार अभ्यर्थियों को एक जगह पर बैठाया गया है। देखिए ये पुलिस के जवान हैं, इस साइड में आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से जवान यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक जगह पर अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर दिया गया है। दरअसल वो लगातार अपनी कुछ डिमांड है उसको कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो पारदर्शिता है वो लाई जाए परीक्षा में। देखिए कुछ अलग थलग खड़े अभ्यर्थी भी है, हालांकि हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या दिक्कत है आपको? प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की नहीं आई है, रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, स्कूल कार्ड आ जाए हमारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है एग्जाम की जो वैकेंसी कराता है, ठीक है, ये कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं तो यूपीएससी जो है अपने यहाँ जो भी रिजल्ट निकालता है प्री का, उसमें माइग्रेशन रूल को फॉलो करता है। तो फिर आप क्यों माइग्रेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? पहला नंबर बात। दूसरे नंबर की बात कि 2018 तक पीसीएस का प्री होने के बाद आप जब आयोग जो है रिजल्ट देता था प्री का,
प्री के रिजल्ट के साथ मॉडिफाइड आंसर की वर्गवार कटऑफ और मार्कशीट स्टूडेंट का देता था, जिससे उनको पता होता था कि लड़के पास है तो क्यों पास है, फेल है तो क्यों पास है। उसको बेस बना के वो तैयारी फिर अपना करते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट एग्जाम पे वो अच्छे से तैयारी करके लगे और पास कर जाए। लेकिन 2018 के बाद से 2019 में जो है एक मीटिंग आयोग कंडक्ट कराता है, अपना इंटरनल मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद उसमें निर्णय ले लेता है कि हम जो है अपने तरीके से करेंगे। तो वो अभी तक जो है किसी को पता नहीं चला। आरटीआई लगा के जब लड़के उसको आरटीआई लगा के जा रहे तब पता चला जो है इन्होंने इंटरनल मीटिंग करके उसको चेंज कर दिया। उसका मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ, ये आप दिखाइए। ये जो है हमारी सीधी सी मांग ये है, हमने ये कहा आयोग से कि आप जो भी रिजल्ट निकालते हैं आप प्री के रिजल्ट के बाद अपना कट ऑफ वगैरह निकाल लीजिए और हम देख लें, हम खुश हो जाएं कि हाँ भाई आपने बड़े इस संवैधानिक तरीके से कामों को किया है। आयोग ने कहा नहीं, हम जो है यूपीएससी के तर्ज पे काम करते हैं और हम सारी चीज़ें होना जाने के बाद हम वो कट ऑफ जाहिर करेंगे, रिजल्ट जाहिर करेंगे, तब आप देख के संतुष्ट हो जाइए। हमने कहा चलिए हम देख के संतुष्ट हो जाएंगे, इतना था। हमारी सवाल सीधी सी है कि जब यूपीएससी के तर्ज पे काम कर रहे हैं, यूपीएससी एक माइग्रेशन नियम फॉलो करता है। उस नियम में होता क्या है कि अगर ओबीसी का बच्चा 130 नंबर पाता है और यूआर का बच्चा 110 नंबर पाता है, इट मीन्स कि यूआर के बच्चे से ज़्यादा ओबीसी का नंबर आता है, तो उस ओबीसी के बच्चे को जो है वो यूआर में कंसीडर कर लिया जाता है और फिर उसको उसके कम हिसाब से जो है वो जो कट ऑफ जाहिर की जाती है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार और जिससे हम प्यार करते हैं हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये क्या करते हैं कि ये जो है अगर ओबीसी का 129 आता है और यूआर का 110 आता है तो ये ओबीसी के जो नंबर है उसको उसी तरह रखते हैं और उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ जाहिर। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट पैटर्न को लेकर के ये कहीं ना कहीं नाराज़ है। ये सब पढ़ने वाले लोग हैं, इनका मकसद इस तरह की चीज़ें करना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था लगता है जो इन्हें रोड पर ले आई। क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों नाराज़ हैं आप लोग? देखिए, नाराज़ इस वजह से हैं कि आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये व्यवहार एक ऐसा कर रही है जैसा मानो ये किसी की पर्सनल जागीर है, ये किसी प्राइवेट बॉडी की तरह एक अपना ये काम कर रहे हैं। जैसे ये एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन उसमें जो रिवाइज आंसर की है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसका ये कोई आंकड़ा नहीं देते हैं, इसकी कोई सूचना नहीं देते हैं। कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, कोई श्रेणीवार वर्गवार ये कट ऑफ जारी नहीं करता। एक और मुद्दा अभ्यर्थियों के बीच है माइग्रेशन का। इसका मतलब है कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी अगर जनरल की कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा है, जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा है, तो भी उसे ईडब्ल्यूएस का ही माना जाता है। इस वजह से उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। इसका भुक्तभोगी मैं खुद रह चुका हूँ। मेरा 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर मार्क्स पाने के बावजूद मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं मैंने किया था 1 नंबर से। बिल्कुल, कह सकते हैं कि अलग अलग डिमांड है। हम कोशिश करेंगे कि वो जगह भी दिखाएं जहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं, यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, उनको मनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, उनकी जो डिमांड है उसको लेकर के भी उन्हें समझाया जा रहा है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। यही नहीं, अभ्यर्थियों के साथ साथ कुछ जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। मैडम, किस बात के लिए आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? देखिए, ये लोग भी लगातार बैठे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि इनकी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस तरह की बात कर सकते हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जरूर किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब उनकी बातों को लोक सेवा आयोग किस तरह से लेता है, प्रशासन किस तरह से उन्हें समझाता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों भी लोक सेवा में इसी तरह से आंदोलन हुआ था जो काफ़ी दिनों तक चला था, लेकिन आज जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ है, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से आयोग इनसे बातचीत करता है और इनका जो बीच का रास्ता है वो निकलता है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और क्रिसमस पर्व को लेकर लखनऊ पुलिस ने विशेष तैयारियां यहां पर की हैं। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि पूरे शहर को जोन और सेक्टर में बांटा गया है और पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। हजरतगंज चर्च और 1090 चौराहे सहित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि वीवीआईपी आगमन और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुनिए। 30 तारीख के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं।
जिससे कि लोगों के आवागमन में कोई कठिनाई न हो और सकुशल लोग त्योहार का भी आनंद उठा सकें। इसके लिए एक तो जोन और सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। खासकर गंज चौराहे और अलका मेफेयर आदि के आसपास भारी संख्या में लोग जुटते हैं। शहर के अन्य भी जो प्रतिष्ठान हैं, जो चर्च में है, वहां पे भी लोग जुटते हैं। तो वहां ड्यूटियां लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सादे कपड़े में लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और लगातार हमारी टीमें बनाई गई हैं जो इसको सकुशल ढंग से संपन्न कराएंगी। प्रयागराज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मांगों को लेकर यहां पर छात्रों ने लोक सेवा आयोग का ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध परिणाम और नियमों में स्पष्टता की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। मार्कशीट जारी किया जाए। चौथा हमारा मुद्दा है कि अभ्यर्थियों का ओमार की कॉपी आयोग अपनी साइट पर रिजल्ट के साथ ही अपलोड करे, जैसे बीपीएससी करती है। हमारी ये मांग है। और चौथी हमारी जो मांग है सर कि मेंस में जैसे जो आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है उसमें जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उसकी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला हिस्सा सम्मिलित होता है। उसकी उत्तर कुंजी के साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आयोग जारी करे। और हमारी दो मांगे जो हैं ईडब्ल्यूएस को जो है ओबीसी के बराबर अहर्ता दिया जाए, उम्र में और अटेम्प्ट में भी उनको उतने ही बराबर अहर्ता दी जाए जितना ओबीसी को दी जाती है, उम्र रिलेशन को लेकर के, एज रिलेशन को लेकर के और अटेम्प्ट रिलेशन को लेकर के। और यूपी पीएससी से हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से बिहार जैसी संस्था, बिहार जैसा आयोग हमसे जनसंख्या में कम है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे दूसरे जगह पे जा करके बहुत अपमानित होकर के आते हैं सर, इंटरव्यू में से तक वहाँ पार्शियलिटी हो जाती है उन बच्चों के साथ। तो हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करे। हमारी संयुक्त प्रतियोगी हुंकार छात्र मंच की तरफ से ये मुख्य मांगे हैं जो हम आपके संज्ञान में सभी लोगों के साथ ऑन कैमरा आपको सुपुर्द करते हैं और आप इसके गंभीरता से और समय लेते हुए कायदे से हमारे ज्ञानवापी मामले में सील वजू खाने के ताले पर लगे कपड़ों को बदलने का लेकर यहां पर शुक्रवार को जिला अदालत ने फैसला आना था, लेकिन अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं सुनाया। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए आदेश सुरक्षित नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वजू खाने का कपड़ा नहीं बदला जाएगा। इस मामले में हिंदू पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। अदालत ने अगली सुनवाई का जो तारीख है उसको 6 जनवरी के लिए तय किया है। जिला जज ने कहा कि बनारस में ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मामलों से प्रभावित हैं। सरकार की तरफ से, सरकार उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता से राजेश मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो सील एरिया है जिसके ताले में कपड़े लगे हैं, सील थे वो फट गए हैं, उनको चेंज करने की अनुमति दिया जाए। और इस पर अंजुमन इंतजामिया का आपत्ति था, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति के बाद उन्होंने उभय पक्ष के बहस सुनने के बाद आदेश में रखा था। उन्होंने अपने आदेश में आज होल्ड किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मजिस्ट्रेट को यह सील करने का आदेश, सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है और इसे एरिया सुरक्षित है, सील है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही आदेश है कोई विशिष्ट आदेश पारित न करें, इसलिए अगली सुनवाई की तिथि 6/1 कर दिए और उन्होंने इस पर कोई स्पीकर आदेश नहीं दिया कि यह होना चाहिए। ये मान के चलिए कपड़ा बदला नहीं जाएगा। कपड़ा बदलने पर उन्होंने स्पष्ट कोई आदेश फाइंडिंग नहीं दिया लास्ट में, और उन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा कि सुरक्षित रखने का इनको आदेश है, पहले से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए इसको निस्तारित किया जाता है। खारिज नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि खारिज जब तब कहते हैं जब प्रार्थना पत्र मेरा निरस्त किया जाता। इन्होंने एक तरह से निर्देश किया कि मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को इसको सुरक्षित रखने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सील करके, तो अब उनको जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार है जाकर को बदलें। जिला जज साहब की अदालत में आज 446 का प्रार्थना पत्र जो राज्य के द्वारा दाखिल किया गया था, उसमें ये इसके लिए लगा था कि उसका आदेश है कपड़े जो ताला है जिसके ऊपर कपड़ा फट गया उसको बदलने के लिए। परंतु माननीय जिला जज साहब ने अगर ये कहा जाए कि उसको खारिज नहीं किया है, लेकिन उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। अगर एक टर्म में कहा जाए तो उसे अभ्यांश कैप्टन अभ्यांश रखा कि साहब ये चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में स्टे कर दिया है किसी भी इफेक्टिव ऑर्डर को, तो इसलिए माननीय जिला जज साहब ने उसमें आदेश, किसी भी तरह का आदेश करने के लिए कहा कि अभी ये समीचीन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1246 सन 2020 में जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, तो
तो उसके संबंध में तो आगे सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज को अप्रोच करके काम करना चाहिए। तो क्या कहा जाएगा, खारिज किया गया है? नहीं, इसको आप खारिज भी मत कहिए, अलाउ भी मत कहिए, इसको कैप्टन अभियान कहिए, ये क्लियर होगा। क्योंकि माननीय जिला जज साहब की अदालत ने स्पेसिफिकली कहा कि अभी कोई आदेश पारित किया जाना समीचीन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको खारिजा तो कहेंगे नहीं। ये दिस एप्लीकेशन इज कैप्टन अभियान। तो मऊ के काठ तराव में खंडजा निर्माण को लेकर सोमवार को अफरा तफरी मच गई। कुछ महिलाओं ने निर्माण का विरोध शुरू कर दिया और चौली से उतरे जा रहे ईंटों पत्थर को फेंकने लगी। विरोध के दौरान एसडीएम मधुबन राजेश अग्रवाल के सामने भी महिलाओं ने नारेबाजी जताई है। महिलाओं का आरोप था कि जिस मार्ग पर यह खंडजा लगाया जा रहा है वहां बंटवारा शुदा आबादी की निजी भूमि के मामले में कोर्ट में विचाराधीन है। एसडीएम ने कहा कि यह गांव का एकमात्र सार्वजनिक मार्ग है जिस पर पहले भी सरकारी धन खर्च हो चुका है और निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर निर्माण जारी है और पुलिस के स्थिति को लेकर यहां पर नियंत्रण में रखा हुआ है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और फिलहाल कार्य पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर जो है मऊ में विरोध जो है वो देखने को मिला है। ईंटे पत्थर को लेकर यहां अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा कि बीजेपी की नाम बदलने की संस्कृति बहुत पुरानी है। डबल इंजन में उत्तर प्रदेश के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। ये डबल इंजन की सरकार दूसरों के काम अपने नाम बना रही है। इसके पास नया काम कुछ भी नहीं है। सुनिए। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती है जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।